अस्सलाम वालेकुम। चंदई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में मंगल की रात और जुलाई की 29 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और जुलाई की 30 तारीख है। नादरीन, आज थोड़ा देखकर वही खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। बाजोड़ की खबर हर तरफ फैली हुई है कि वहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। उस पर बात मैं भी करूँगा और थोड़े मालूम करने की कोशिश करें कि इससे क्या वो अहदाफ जो हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं हासिल करने के लिए, वो हासिल हो पाएंगे, जो इस वक्त वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके तनाजुर में। साथ थोड़ा देखकर आखिर में अमेरिका से एक इमिग्रेशन के हवाले से अहम खबर है, उसका भी करेंगे। लेकिन आज के मौदूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनका जवाब दूँ। आज के मेन मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो कि रशिया से आ रही है। रशिया के एक ऐसे हिस्से से जो कि इस इलाके को कहते हैं कामचाटका, जो कि बुनियादी तौर पर रशिया का वो रीजन है जो कि अमेरिका की अलास्का रियासत के बहुत करीब है और जापान के भी करीब है ये। और यहाँ पर अब 8.8 रेक्टर स्केल पर स्ट्रॉन्ग जल्जला आया है, जो कि तारीख का 10 बड़े जल्जलों में से एक शुमार किया जा रहा है। और उसके बाद अमेरिका की तमाम जितनी भी वेस्ट कोस्ट है, यानी कैलिफोर्निया की जितनी भी, और इसके साथ ओरेगन और वॉशिंगटन जितनी भी रियासतें हैं, वहाँ पर सुनामी की वार्निंग जारी हो गई है। इसी तरह हवाई के लिए सुनामी की वार्निंग जारी हो गई है। और जापान, जो कि इस इलाके के काफ़ी करीब है, वहां पर भी सुनामी की वार्निंग जारी हो गई है। और कुछ इलाकों के हवाले से तो फोरकास्ट ये है कि शायद यहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंची लहरें आए सुनामी की सूरत में, और यहाँ पर मुमकिन तौर पर काफी तबाही हो सकती है। तो लेट्स होप कि यहाँ पर कोई जानी माली नुकसान ना हो और जितने भी इस इलाके में लोग रहते हैं वो इतने महफूज रहे। अब चलते हैं आज के मेन मौजू की जानिब, जहां पर के शायद खैबर पख्तूनख्वा का एक और इलाका है जहां पर के बहुत सारे लोग अब गैर महफूज हैं, बल्कि लाशें गिरने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। मैं बाजोड़ का जिक्र कर रहा हूँ। बाजोड़ में अचानक गुज़श्ता कोई 24 30 घंटों के दौरान खबर आई कि बाजोड़ के डिप्टी कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत उन्होंने 3 दिनों के लिए कर्फ्यू का नफाज किया। जो बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट के 16 गांव हैं, मामूंद जो उनका तहसील है, उसमें बाजोड़ में मेरा ख्याल है 7 तहसीलें हैं। उनमें से सबसे बड़ी तहसील जो है वो मामूद ही है। अब यहाँ पर जो इत्तलात आ रही हैं उसके ऊपर मैं बात करने से पहले ये बता दूं कि ये मामूद का इलाका बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अहम है। ये तकरीबन कोई 250 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है ये इलाका। और यहाँ पर दो पहाड़ी वादियां हैं और जो है साथ एक बेसन भी है इसमें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये इसके दो हिस्से जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसकी टोटल सरहद जो अफगानिस्तान से मिलती है तो वो कोई 22 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मिलिटेंट एक्टिविटी है वो कई सालों से जारी रही है। एक ज़माने में यहाँ पर अलकायदा होती थी, फिर दाइश यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग थी, और फिर हालिया महीनों या कुछ अरसे के दौरान खबरें यह आना शुरू हुई कि यहाँ पर अब टीटीपी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी की वजह से फिर सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और इसका मकसद कि सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाना जाहिरन लगता है। और इत्तलात जो गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही हैं इस रीजन से, तो वो कैजुअलिटीज की हैं, यानी सिविलियन, मिलिट्री और मिलिटेंट्स तीनों की। कम से कम 3 सिविलियंस बीच में शहीद हुए हैं। कम से कम 3 फौजी जो जवान थे वो भी इत्तलात हैं कि शहीद हुए हैं। उनमें से एक जवान की तो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। जबकि आ, कम से कम 7 जो मिलिटेंट्स हैं वो भी, उनके भी हलाक होने की इत्तला है। तो यूं यहाँ पर काफी लड़ाई शुरू है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन जारी है। अब बहुत बड़े सवालात हैं, उन पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन इसके ऊपर बहुत भरपूर रिएक्शन आया, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन जैसा कि हमने तिरा में जो फौज की गोलियों से बेगुनाह जो मुजाहिरीन थे वो शहीद हुए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लो बैक आया था। और जब ये ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर ने
आ, ये सेक्शन 144 भी नाफिज किया, कर्फ्यू भी नाफिज किया। तो उसके बाद फिर यहाँ पर भी बहुत शदीद रद्द अमल आया। वहाँ पर उनके मशरान जो बाजोड़ के हैं, उनकी जानिब से भी रिएक्शन आया, और ओवरऑल पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से भी बड़े सवालात उठाए जाने लगे। क्योंकि पहले चंद घंटों में तो हुकूमत खामोश थी, लेकिन फिर बाद में रात को वजीर आला अली अली अमीन गंडापुर ने एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, और साथ ही उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी बुलाया। वहां पर उन्होंने काफ़ी फैसले किए। वो फैसले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा फैसला था, और ये फिर अली अमीन गंडापुर ने लेट नाइट एक ऐलान में किया, कि उन्होंने कहा कि मैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत देता हूँ कि वो कोई भी अपनी तरफ से किसी भी इलाके में खैबर पख्तूनख्वा के कर्फ्यू नाफिज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए उनको प्रायर होम डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। और ये मेरा ख्याल है बड़ा सिग्निफिकेंट डिसीजन है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तमाम उंगलियां अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर उठ रही थी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत आता है। तो इसलिए वहां पर ये थी। लेकिन जब ये फैसला आया, तो उसके बाद काफ़ी सारे शुकूक व शुबहात जो हैं वो कम होना शुरू हो गए। न सिर्फ ये, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने ये भी बताया कि जो इजलास हुआ था उसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और काफ़ी जो सीनियर तरीन जो हुकाम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो मौजूद थे वहाँ पर। इस इलाके से जो एमएनए और एमपीएज हैं, सबका ताल्लुक पीटीआई ही से है। वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने सब ने इस सूरत हाल का जायजा लिया, और आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि डिप्टी कमिश्नर्स का ये इख्तियार नहीं होगा कि वो खुद फौरन इस किस्म का ऐलान करें कि जी कर्फ्यू का नफाज करें, बल्कि उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी या इजाज़तनामा लेना होगा। साथ ही बाजोड़ में जो सिविलियन और सिक्योरिटी एहलकार जो भी शहीद हुए हैं अब तक, उनके साथ उन्होंने इजहार हमदर्दी भी किया, और 1-1 करोड़ रुपए एक एक फी का उन्होंने ऐलान किया जो शहदा हैं उनके लिए। और जो जख्मी हैं वो भी सिविलियन और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, दोनों जो जख्मी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही ये कि सूबाई असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया गया है 1 अगस्त के लिए। क्योंकि अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि हमें ऑपरेशंस इस तरीके से बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से फौज अपना एतमाद खो रही है। फौज और अवाम के दरमियान जो एतमाद है, बकौल अली अमीन गंडापुर के, वो एतमाद ख़त्म हो चुका है। और ये कि वो अगले 10 दिनों में जिलों जो पूरे सूबे के मुख्तलिफ ज़िले हैं, वहाँ पर खुसूसी जरगे बुलाएंगे, ग्रैंड जरगे। और फिर आखिर में पूरे सूबे के अजला का एक ग्रैंड जरगा बुलाया जाएगा, जिसमें कि इस बात का फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर मिलिटेंसी से निपटने के लिए किस किस्म की पॉलिसी होगी। उन्होंने जो ये ऑपरेशन है उसकी मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से ऑपरेशन से मजीद बदएतमादी पैदा होगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो फैसला है कर्फ्यू के नफाज का भी ये वाजह नहीं है कि क्या उन्होंने ये फैसला भी किया कि जो डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने कर्फ्यू का ऐलान किया है वो इनफेक्टिव हो गया है। ये क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने आने वाले दिनों के लिए ऐलान किया, तो ये अहम है, सिग्निफिकेंट है। साथ ही जब ये खबरें आई कि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है, नॉट ऑल ऑफ बाजोड़, लेकिन एक हिस्से में, उसकी एक तहसील में रिएक्शन फौरन आया। और बाजोड़ में मुजाहिरों की भी इत्तलात हैं। वहाँ पर लोगों ने आने वाले चंद घंटों में एक मरतबा फिर ऐलानात किए हुए हैं कि हम फिर एक मरतबा बैठेंगे और हम अमन की डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें अमन चाहिए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो पूरी सूरत हाल बन रही है, जिस तरह के मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। और इससे पहले हमने देखा तीरा वैली में क्या हुआ। तीरा वैली के लिए भी पीडीएमए ने जिस तरह 90,000 लोगों के लिए बाकायदा जगह तजवीज़ की हैं कि जहाँ पर इनको हम आईडीपीस के तौर पर रखेंगे। और वहाँ पर भी शदीद रद्द अमल है, लोग शदीद खिलाफ हैं मिलिट्री ऑपरेशन के। और बिल्कुल इसी तरह जो खबरें पाचौड़ से आ रही हैं, वहाँ पर जो इस इलाके के मशरान हैं, क्योंकि जो ट्राइबल माशरे हैं वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं उनका उनका बड़ा मान रखा जाता है, उनकी बड़ी आ, यानी ताकत होती है, लोग उनको सुनते हैं। और जब जरगे फैसला करते हैं तो जनरली उनको फॉलो किया जाता है। इसीलिए अली अमीन गंडापुर भी ग्रैंड जरगे ही की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो तीरा वैली में हुआ, वहाँ पर भी हमने देखा कि कंबरखेल एक कबीला है अफरीदियों का। इस कंबरखेल कबीले से ताल्लुक रखने वाले कोई 8,000 ट्राइब्समैन या जो लोग थे, वो
एक इलाके में गए जो कि अफगान बॉर्डर के करीब है, इसको भूटान शरीफ कहते हैं। और वहाँ पर वो गए, और वहाँ पर क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी मौजूदगी कंफर्म है, वहाँ पर इनके जो मशरान थे कमरखेल के, वो इन मिलिटेंट्स यानी टीटीपी के लोगों से मिले और उनसे कहा कि, और अपने साथ कुरान ले गए, खबर हर तरफ फैली हुई है, और उनसे कहा कि खुदा के लिए आप ये जगह छोड़ दें, आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि हम ऐसे ही जगह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमें आप 5 अगस्त तक टाइम दें। हमारी चूंकि क़यादत, हमारी शूरा जो है वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, तो हमें उनसे इजाज़त लेनी होगी। तो वहाँ पर आप देखिए कि ये जो खबरें आ रही हैं, अब याद रखिए कि चूंकि इंडिपेंडेंट मीडिया तो यहाँ पर ऑपरेट होने दिया ही नहीं जा रहा, तो जो हकीकत है वो हमें फिर भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है। ये जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंतहाई मुस्तनद जराए जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस इलाकों के, उनके साथ बातचीत की बुनियाद पर बता रहा हूँ मैं आपको कि उनके मुताबिक उन ये जो तालिबान के जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जंगजू, उन्होंने इन कमरखेल ट्राइब्समैन को बताया कि हम 5 अगस्त तक आपको बताएंगे हमें वहाँ से क्या हुक्म मिलता है। गोया जो वहाँ बैठे हुए तालिबान हैं उनकी डोरें हिलाई जा रही हैं, कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो जब पाकिस्तान ये बात करता है तो वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी तरह ये इलाके में, इस इलाके में जो तालिबान हैं, मैं जब पूछ रहा था कि ये कौन से वाले तालिबान हैं, क्योंकि तालिबान में भी तो अब बहुत सारे ग्रोह हैं, तो मुझे बताया गया कि ये इनका ताल्लुक, ख्याल है कि मुफ्ती नूर वली महसूद के से है। और मुफ्ती नूर वली महसूद जो हैं वो टीटीपी के सरबराह हैं, और अफगानिस्तान में बाकायदा सरकारी मेहमान के तौर पर वो कई बहुत अरसे से वहाँ पर हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा सरपरस्ती हासिल है अफगानिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है तो यकीनन जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो ये एक एविडेंस है कि किस तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल इस हद तक है कि उन लोगों के सामने कुरान रखा जाता है कि खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं, हमारे इलाकों में शर ना फैलाएं। तो कहते हैं जी हम आपको जवाब 5 तारीख को देंगे। तो ये खबरें वहां से हैं क्योंकि उनकी शूरा अफगानिस्तान में बैठी हुई है। और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं पूरे के पूरे, इस यानी रोजाना कहीं ना कहीं, यानी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस या आईबीओस तो हर तरफ होते रहते हैं, लेकिन जो बाकायदा ये लिमिटेड ऑपरेशन है बुनियादी तौर पर बाजोड़ का, लेकिन ये फैल भी सकता है। अब देखना होगा कि इसके नतायज क्या निकलते हैं, मैं उस पर बात करता हूँ कि देखें वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में इन ऑपरेशंस का जबरदस्त मुखालफत हो रही है। खैबर में जबरदस्त मुखालफत हो रही है। जो इस इलाके के करीब जितने यानी सेटल्ड एरियाज बन्नू और लकी में जो हैं, वहां पर भी इन ऑपरेशंस की मुखालफत हो रही है। बाजौड़ में जाएं वहां पर भी मुखालफत है, और अगजई में, यानी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि इन ऑपरेशंस की मुखालफत नहीं हो रही। और यही मेरा मौजू बहस है कि क्या ये जो नया ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? तो इससे पहले के नतीजे की जानिब बात करें, मेरा एक सवाल है, और वो ये है कि क्या इस वक्त जो जब जब हमें ये मालूम है कि एक इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, तो क्या गवर्नमेंट को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? तो नेचुरल जवाब है कि बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई लोग पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते तो ये रियासत का फर्ज है कि उनको रोके और उनको कानून का ताबे करे। ये तो रियासत का फर्ज है। लेकिन जब एक इलाके में एक नहीं बल्कि 21 ऑपरेशंस हों, ये 22वां ऑपरेशन है, तो उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे? और यही इन लोगों की सबसे बड़ी दलील है। वो कहते हैं जी आपने 21 ऑपरेशंस कर दिए, लेकिन आपके हर ऑपरेशन नाकाम हो जाता है, उसमें हमारे जवान भी शहीद होते हैं, और सिविलियंस का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। उसकी वजह यह कि उनकी तो जायदादें तबाह, कारोबार तबाह, उनका जो है जमीनें, माइंड, उनको जो है टेंटों में जिंदगी बसर करनी पड़ती है। तो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी, बहुत बुरे हाल में वो जिंदगी गुजारते हैं। कल मैं वजीरिस्तान के एक दोस्त से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि कितने मुश्किल हालात में वो लोग जो कि बड़े बापर्दा और चाहे बहुत गरीब भी हों, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो वहां पर उनको जब टेंटों में जिंदगी गुजारनी पड़ती है तो ऐसा है जैसे आप किसी को जेल में डाल रहे हैं। तो ये एक वजह ये भी है कि उनको पता है कि हमें जब ये कैंपों में फेंक देते हैं तो फिर हमारा पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए मुखालफत है। लिहाजा ये मुखालफत उनको अपना वो फ्यूचर नजर आ रहा होता है कि यार 21 ऑपरेशन कर लिए, अमन नहीं आया, तो कोई और रास्ता देख लें। अभी ये एक बहुत बड़ा वो है। अब ये जो 22वां ऑपरेशन है, अब सवाल ये कि क्या इसका नतीजा भी निकलेगा। मैं इसके ऊपर कहीं कभी एक और ज्यादा लंबा शो करूंगा, काफी टाइम हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि देखिए, जब भी आपके ऑपरेशंस इस बुनियाद पर हों कि ये बैड तालिबान के खिलाफ हैं और गुड तालिबान मौजूद रहें,
تو آپ بھول جائیں کہ آپ اس ملیٹنسی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل ہے ملیٹنسی کو۔ اب وہ ملیٹنٹس جو کہ حکومت کے ساتھ ہیں، یعنی حکومت کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، تو ان کو جب یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ اپنی چوکیاں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اسٹیٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ انہی کو اسٹیٹ استعمال کرتی ہے بیٹ طالبان کے خلاف۔ اور یہ جو حافظ گل بہادر ہیں، یہ بھی ایک زمانے میں گڈ طالبان میں شمار ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے اور ان کو کچھ چند سیکنڈ لگتے ہیں فیصلہ کرنے میں کہ جی بس ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اب ہم آپ کے خلاف لڑیں گے، تو پھر آپ کو ان کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ آپ ہی نے ان کی مدد کی، اس کے بعد پھر وہ آپ ہی کے خلاف آپ ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پالیسی جس میں کہ ہم نے تفریق رکھی ہوئی ہے گڈ اور بیڈ طالبان کی، یعنی ابھی اگر گڈ طالب ہے اور وہ اپنے ساتھ موٹر اور راکٹ لانچر پھراتا ہے، تو وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا ایکسیپٹیبل ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کنٹرڈکشن ہے جو کہ اس پورے کی پوری اتنی بڑی ایکسرسائز کو، جس میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، ہماری اکانومی پیچھے جاتی ہے، ہمارا ملک پیچھے جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو دوغلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے۔ یہ 2007-8 سے شروع ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی تھی لیکن وہ مختلف شکلوں میں تھی، لیکن جو یہ موجودہ ہے تو یہ تو اب تک چل رہی ہے اور مسلسل ناکام ہو رہی ہے۔ تو اگر ناکام ہو رہی ہے تو اس کو جاری رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہذا نتائج کو دیکھنے سے پہلے پالیسی کو دیکھنا ہوگا۔ پالیسی درست ہوگی تو نتائج بھی درست ہوں گے، اور پاکستان کی ریاست اور حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے امن کی چوائس کرنی ہے یا گڈ اور بیڈ طالبان میں تفریق کر کے اس علاقے میں امن کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ اگر اس طریقے سے امن لانے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں تو یقیناً جیت حاصل ہوگی، کیونکہ ریاست کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہاں پر امن آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی لوگ گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے افراد کو پیٹرنیج ملا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے لا قانونیت مزید بڑھتی ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ یہاں پر جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے، یعنی کہ آپریشن اگر کہیں پہ قانون شکن بیٹھے ہیں تو ریاست کو تو کام ہے ان کو روکنا، لیکن کس طریقے سے روکنا، اور یہ کہ لانگ ٹرم پہ اپنے شہریوں کو محفوظ بنانا، یہ بھی تو ریاست کا کام ہے۔ آج جو یہ بچے شہید ہوئے ہیں، آج بھی بچے شہید ہوئے ہیں، تیرا میں بھی بچی شہید ہوئی تھی، ٹانک میں بھی بچی شہید ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ تو اگر ریاست ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی تو کس طریقے سے ان ایکشنز کو ڈیفینڈ کرے گی؟ تو یہ یعنی ملیٹنٹس کو یا ملیٹنسی کو روکنا تو یقیناً ریاست کا کام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کے حق میں ہوگا کہ نہیں جی آپ ان کو نہ روکیں۔ روکنا تو پڑے گا، لیکن سوال ہے کہ کس طریقے سے، یہ بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ریاست کو اپنی پالیسی میں کچھ چینجز لانی ہوں گی، اس کے بعد ہی بات بنے گی، ورنہ یہ معاملات اسی طرح پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور پاکستان اسی طرح انسٹیبل رہے گا، اسپیشلی خیبر پختونخوا، اور ہم بلوچستان بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی انسٹیبل ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب۔ یہاں امریکہ میں چونکہ جب سے سر ٹرمپ آئے ہیں، انہوں نے امیگریٹ جو انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 ملین لوگوں کو امریکہ بدر کروں گا، اسی پر کام ہو رہے ہیں، اسی پر لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ لیکن آج برطانوی اخبار گارڈین میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت جو سر ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ابھی اس کی وجہ سے تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں وہ اس رسک پر ہیں کہ یہاں پر امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس دیا گیا تھا، اور اب وہ ختم کیا جا رہا ہے، تو کوئی 1 ملین لوگ تو اس سے خطرے میں ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو ان لوگوں کو امریکہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ان کے جو ایک قانون ہے اس کے تحت وہ تقریباً 2 سال تک رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ ختم کر دیں تو 1 ملین افراد اس قانون کی زد میں آئیں گے اور ان کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ اور ساتھ یہ کہ یعنی جو آئس یا امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ہے، ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر 3,000 افراد کو گرفتار کرنا ہے، اور پھر ان کو ڈپورٹ بھی کرنا ہے، ان کی ڈپورٹیشن کی پروسیڈنگز بھی شروع کرنی ہے۔ لیکن اس کا اثر یہ آ رہا ہے کہ فارم سیکٹر، یعنی جو ہمارے لوگ جو کہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں یہاں پر، ان کے لیے مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ کیلیفورنیا میں فارمز پر کچھ ریڈز ہوئیں، اس پہ بڑا پروٹیسٹ آیا، تو پھر انہوں نے کچھ نرمی برتی، لیکن مختلف فیکٹریز پر جو ہے جو ریڈز ہوتی چلی آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے فیکٹریز لوگوں کو نکال رہی ہیں جن کے اوپر شک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ آج خبر یہ ہے کہ امریکہ کی دو ریاستوں یعنی مشیگن اور کنٹکی میں جو وہاں پر لوکل کارخانے ہیں، جس طرح جی ای اپلائنسز کا ایک فیکٹری ہے، اس نے کوئی 125 ورکر لوز کر دیا ابھی ان کے پاس۔
वर्कर्स की शॉर्टेज है। इसी तरह एक और क्राफ्ट हाइंस, उनकी जो फैक्ट्री है उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोग मजबूरी के तहत, यानी जो लोग काम पे नहीं जाते हैं खौफ की वजह से, तो स्टाफ की कमी होती है, लोगों को ओवर टाइम देना होता है। बहुत सारे लोग इतने थक जाते हैं कि वो मजीद ओवर टाइम भी नहीं करना चाहते। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उस लेवल के, वो आपको हर जगह हर वक्त नहीं मिलते। तो इसलिए मसाइल उनके लिए काफ़ी बढ़ रहे हैं। और जो थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट है उसका कहना है कि अगर ये पॉलिसी से तो जारी रही तो अमेरिका का जो जीडीपी है इसको सालाना तकरीबन 70 से 94 अरब डॉलर का नुकसान होगा, सिर्फ इस वजह से कि वर्कर्स की कमी होगी, या फैक्ट्रीज को वर्कर्स पे ज्यादा पैसे देने होंगे। कोई जब अमेरिका में आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको 1.5 गुना एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। तो इसलिए उनका जो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके अखराजात बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बन रही हैं, इकोनॉमिक इश्यूज बन रहे हैं। यहाँ पर जो लेबर यूनियंस हैं जिस तरह AFL CIO और यूनाइट हेयर और RWDSU और दूसरी जितनी भी लेबर यूनियंस हैं, वो सर ट्रम्प के की इस पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं, और उन पर ये उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इस पॉलिसी को चेंज करें, ताकि जो वर्क प्लेस में ये लोग जो काम करते हैं ये वहाँ पर महफूज हों, ताकि जो हमारी प्रोडक्शन लाइंस हैं वो इससे इम्पेक्ट ना हो। तो देखते हैं कि इस पर कुछ असर पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ असर होगा। वक्त ये कि इसका अमेरिकी इकोनॉमी पर कोई बहुत सीरियस असर नजर आए तो फिर शायद पॉलिसी में कुछ चेंज आ सकती है, जिस तरह कि हमने फार्म सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।